गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले आपने पढ़ा डोवरिनर ट्रेड कि डोवरिनर ने कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। हमने देखा उसने एटॉमिक मास को लेके एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को लेके क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को। फिर दूसरा हमने पढ़ा न्यूलैंड, उसने भी क्या किया था, एटॉमिक मास को बेस लेके टेबल दिया था अपना। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है, ये जो वाला टॉपिक है, इसको मैं बेटा रीडिंग नहीं करवाऊँगी, ऐसे समझाने की कोशिश करूँगी आपको। अगर नहीं समझ आएगा तो फिर बताना आप। मेंडलीव साइंटिस्ट था जब वो दोनों लॉ फेल हो गए। ठीक है, डोवरिनर वाला भी फेल हो गया, न्यूलैंड वाला भी फेल हो गया। तो उसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट जो है अभी भी स्टडी कर रहे थे, टेबल को क्लासीफाई करने की ट्राई कर रहे थे। लेकिन कैसे ट्राई कर रहे थे, अभी भी कुछ साइंटिस्ट उनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को लेके ही एलिमेंट्स को टेबल में प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि जो मेन क्रेडिट है ना, मेन क्रेडिट है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का, वो किसको जाता है, मेंडलीव को जाता है। क्यों जाता है वो सुनना है भी आपने। वो इसलिए जाता है क्योंकि इसने जो अपना टेबल दिया था, इसने भी जो इसका टेबल है, नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ आपको, इसका ये टेबल है। ठीक है, इसने भी जो अपना टेबल दिया था, इसमें अब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इस तरह से रखा था इस बार इसने कि ये जो 1 एटॉमिक नंबर है वो ऊपर आएगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने अरेंज किया हुआ है। लेकिन किया इस तरह से पीरियड वाइज, इस तरह से ऊपर से लेके नीचे में नहीं किया हुआ। इसने क्या किया हुआ है, इस तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए इसके जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। समझ आ गया। दूसरा, इसने हमें ये बताया कि जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होंगी उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। ग्रुप इस तरह से होते हैं और पीरियड इस तरह से होते हैं। पहले वाली जो मैंने प्रॉपर्टी बताई कि जो इसके एटॉमिक मास है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो मैंने बताया कि वो पीरियड वाइज इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब ग्रुप वाइज मैं क्या बता रही हूँ कि वो एलिमेंट्स इसने ग्रुप में रखे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। ठीक है, जहाँ तक समझ आ गया होगा। और इसने क्या बोला नहीं, उस टाइम जब इसने अपना ये काम करना स्टार्ट किया था तो 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। पीछे जो आपने पढ़ा था न्यूलैंड के टाइम कितने थे, 56 थे। लेकिन जब ये आया था साइंटिस्ट तब तक कितने आ गए थे एलिमेंट्स, 63 हो गए थे। क्योंकि हमें पता है ना, ये जो साइंटिस्ट हैं ये एक ही साल में नहीं कर रहे हैं, क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं, इनको टाइम लग रहा है, काफ़ी साल बीच में गैप पड़ रहा है। तो इतनी देर में और न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी न्यू एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर नहीं हो रहे हैं। अभी भी कोई चीज़ नेचर में न्यू आती है तो उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, मतलब अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं अब। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसने क्या किया, मेंडलीव ने, इसने अपना जो टेबल बनाया, ठीक है, उसमें 2 चीज़ें तो इसने मेन रखी कि एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दूसरा इसने बोला कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो सेम होंगी तो उनको एक ग्रुप में रखना है। तीसरा इसने लिए 2 एलिमेंट्स, कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस माना। कि उसने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, सभी एलिमेंट्स, जितने भी 63 एलिमेंट थे उस टाइम, सभी को इनके साथ रिएक्ट करके देखा और ये देखा कि कौन से एलिमेंट कैसे फार्मूले बनाते हैं। ठीक है, कैसे फार्मूले बनाते हैं, फिर उस हिसाब से उसने उनकी ग्रुपिंग की। ठीक है, अब उसने सिर्फ यही 2 क्यों लिए, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इनकी ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि ये सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। कोई कम रिएक्ट करता है तो कोई, किसी के साथ कम रिएक्ट होते हैं तो किसी के साथ ज़्यादा, लेकिन करते ये मैक्सिमम एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। अब उसने जो टेबल दिया था ना, आप टेबल में ऊपर देख सकते हो, आपकी बुक में क्लियर होगा, पिक्चर में यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ऑक्साइड और हाइड्राइड लिखा हुआ है। 1 मिनट, यहाँ पे ऑक्साइड और हाइड्राइड लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है R2ORH, RO, जहाँ पे मैं लाइनें डाल रही हूँ, RORH2, HR2O3, RO3RH4। ठीक है,
तो ये क्या चीज़ दी है इसने यही फार्मूले दिए हुए हैं। अब इसने आर क्यों यूज़ किया हुआ वो इसने नीचे बताया हुआ। जैसे मैं पहला फार्मूला आपको बताऊँ, इसके टेबल के अकॉर्डिंग जो पहला फार्मूला है वो क्या है, R2O, और नीचे लिखा है RH, कि अगर कोई एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो ये फार्मूला दे रहा है R2O RH, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट O के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो हमें क्या फार्मूला दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं H, इसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट है वो देखते हैं। R की जगह H लिख लो, H2O वाटर बन गया, ठीक है। Li2O सेकेंड एलिमेंट Li2O, इसी तरह से Na2O, समझ आ रहा है ना आपको। इस तरह से जो R जगह इसने यूज़ किया था, R रखा था इसने, वो क्या था, जनरल। ऐसे कि मतलब R की जगह आप कोई भी एलिमेंट लिखोगे तो ये फार्मूला अगर बनेगा तो वो एक ग्रुप में आएंगे, ठीक है। कि मतलब कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ इसके जैसे रिएक्ट होगा तो वो एक ग्रुप में आएंगे। अब नीचे लिखा हुआ RH, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके देखना है कि कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है RH की फॉर्म में, जैसे अभी करें हम H, R की जगह H लिख लेना है ना, HH। मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट मैंने H लिया, R की जगह H लिखा, क्या बन गया, H2। दूसरा फिर LiH, ये भी हमारे पास फार्मूला होता है, आपको शायद ना पता हो लेकिन LiH भी हमारे पास फार्मूला होता है, लिथियम हाइड्राइड कहते हैं इसको। तो जो भी एलिमेंट्स इनके ऊपर लिखे हुए फार्मूलों के तरह फार्मूले देंगे उनको इसने क्या किया, एक ग्रुप में रखा। हुआ क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो फिर इसने ये देखा कि जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ रहे हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी, वो भी मैच हो रही थी आपस में। तो फिर इसने उन चीज़ों को बेस मान के अपना एक लॉ दिया था। ये लॉ आपने करना है, लर्न करना है आपने ये लॉ। पहले तो अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लेना यहाँ से। क्या लॉ दिया था इसने, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भी इसने एलिमेंट यूज़ किए उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मासेस का, कौन सी प्रॉपर्टीज़ बेटा, एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक मासेस की पीरियोडिक फंक्शन है। लॉ में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपने लर्न करना है, ठीक है। और कोई काम नहीं है इसके लॉ का। हाँ, जो याद रखना है वो ये है कि मेंडलीव ने हमें जो टेबल दिया था उसमें इस तरह से रोज़ और कॉलम बनाए थे। रोज़ और कॉलम आप मैथ में पढ़ चुके हो। जो नीचे की तरफ होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स, मैथ में पढ़ा हुआ है आपने। जो इस तरफ होते हैं वो क्या होती हैं, रोज़। अब इसने क्या बोला वो सुनो। इसने बोला कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो नीचे की तरफ कॉलम्स हैं, उनको उसने क्या नाम दिया, ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं इस तरह से, उसको उसने क्या नाम दिया, पीरियड्स, ठीक है। ये इसका पूरा टेबल एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब नीचे जो इसने लिखा हो वो भी मैं बता चुकी हूँ कि इन्होंने भी बताया कि इसने जो R लेटर यूज़ किया हुआ है, द लेटर R इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप, कि ऊपर जितने भी जो फार्मूला में R लिखा हुआ है वो R क्या है कि उस R की जगह आप जो नीचे एलिमेंट उस ग्रुप के नीचे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो एलिमेंट्स आप उस R की जगह यूज़ कर सकते हो, और वो हमें वही फार्मूला देंगे जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर इन्होंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है कि जैसे आप CH4 बनाना है तो हमें वो कैसे टेबल में कहाँ पे ढूंढेंगे, जहाँ पे RH4 लिखा होगा। RH4 कहाँ लिखा हुआ है आप खुद देखो, कॉलम नंबर 4 में लिखा हुआ है RH4। तो इस ग्रुप में आपको CH4, मतलब ये देखो यहाँ पे C एलिमेंट मिला आपको। एक मिनट बेटा, एक मिनट। पता क्या कह रहे हैं कि इसके टेबल से अगर मैंने देखना है कि जो RH4 है वो कहाँ पे है, मिल गया मुझे कॉलम 4 में। अब मुझे पता चल जाएगा कि जो CH4 है वो भी इधर ही होगा, ठीक है। इनके कहने का मतलब है जो CH4 है उसको बेसिक जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, RH4 को, ठीक है। और CO2 को कैसे लिखेंगे, RO2 में। अब इसके टेबल की खासियतें क्या थी, अचीवमेंट्स, एडवांटेजेस क्या
थी, अचीवमेंट क्या थी इसके टेबल की वो सुनिए। अचीवमेंट्स के साथ साथ इन्होंने लिमिटेशन भी बताई हुई है। कह रहे हैं कि जब मैंडलीव टेबल बना रहा था ना, तो उसने क्या किया, कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं। इसी पैराग्राफ में इन्होंने बताया हुआ है, अचीवमेंट्स वाले पैराग्राफ में, कि जब ये टेबल कर रहा था, बना रहा था, तो इससे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे वो क्या थे, थोड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी इसने ऊपर रखा। जबकि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हम कोई एलिमेंट्स को, तो हम क्या करते हैं, छोटे एलिमेंट्स ऊपर आते हैं और बड़े नीचे आते हैं। इस तरह से होता है ना, 1 2 3 4, यही होता है ना हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन इसने बीच बीच में मिस्टेक्स की हुई हैं कि जिनका एटॉमिक मास थोड़ा सा बड़ा है उसको इसने क्या किया हुआ है, ऊपर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है वो आपने खुद ढूंढना है। अभी ढूंढते हैं हम, यहाँ पे ही होगा 558। हाँ, अभी दिखाती हूँ आपको। ये वाला देखो, कोबाल्ट और निकल, देखो इसको ध्यान से। कोबाल्ट का कितना है 58.93, जबकि निकल का कितना है 58.71। कोबाल्ट वाला बड़ा है एटॉमिक नंबर और ये वाला छोटा है, लेकिन फिर भी इसने कोबाल्ट को आगे रखा हुआ है, तो ये इसकी मिस्टेक है। कुछ मिस्टेक्स इसने की हुई हैं अपने टेबल में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता, जब सीक्वेंस वाइज इसने नई ग्रुपिंग की, सीक्वेंस वाइज क्या होना था, एटॉमिक मास जिसका छोटा हो वो आगे रखना था, लेकिन इसने बीच बीच में जिनका एटॉमिक मास बड़ा है उसको आगे रख दिया हुआ है। ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में इसने बताया हुआ है। तो ये क्या है, इसके टेबल की लिमिटेशन है, अनॉमली कह सकते हो। अनॉमली होती है कमी है इसके टेबल की, लेकिन कुछ खासियतें भी हैं इसके टेबल की। वो क्या है कि मैंडलीव ने ना अपने टेबल में कुछ गैप रखे थे, है ना, ये जो खाली जगह रखी हुई, गैप रखे थे। और इस गैप में इसने बोला, इसने पहले ही बोल दिया कि इस गैप में ना ये एलिमेंट्स आएंगे। कौन से एलिमेंट बोले थे इसने, अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे इसने बोला था कि इन खाली जगहों पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे, ये नाम दिए थे इसने उनको, एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। एका, अब बोरान तो पहले से फाइंड हुआ था, ये बोरान है, बोरान पहले से फाइंड हुआ था, एल्युमिनियम भी पहले से फाइंड हुआ था। लेकिन इसने क्या बोला कि जो न्यू एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बोरान की जैसी हैं, तो इसलिए उसको एका बोरान कहेंगे, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनके साथ रिजेंबल करेंगी, ठीक है। फिर बाद में जब डिस्कवरी हुई, तो जो न्यू एलिमेंट्स आए थे वो सच में उनकी प्रॉपर्टीज़ जो इसने खोज की थी अपने टाइम, उनके साथ मैच हुई। तो ये इसके टेबल की डिस्कवरी थी। कहने का मतलब है कि जैसे एक बताया हुआ इन्होंने कि बाद में जो एका एल्युमिनियम था वो बाद में साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया और उसका क्या नाम रखा, गैलियम नाम रखा बाद में। लेकिन जो अपने टाइम इसने फार्मूले दिए थे ना एका एल्युमिनियम के, ये फार्मूले दिए हुए हैं, वो बाद में जो साइंटिस्टों ने गैलियम नाम का एलिमेंट डिस्कवर किया उसके फार्मूले सेम ऐसे ही थे। मतलब उसको भी जब ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके देखा जा रहा था, तो वही फार्मूले बन रहे थे जो मैंडलीव ने अपने टाइम दिए थे, ठीक है। तो ये इसके टेबल की क्या थी, अचीवमेंट थी कि जो एलिमेंट्स के, जिन एलिमेंट्स के बारे में इसको पता ही नहीं था, उनकी डिस्कवरी इसने पहले ही कर दी थी। पता नहीं था कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, लेकिन इसने उनकी प्रॉपर्टीज़ को पहले ही डिस्कवर कर दिया था, ठीक है बेटा। हाँ, एक और इसके टेबल की अचीवमेंट थी कि इसने बोला कि बाद में अगर कोई भी एलिमेंट न्यू आता है ना, डिस्कवर होता है, तो वो इसके टेबल में ऑटोमेटिकली जुड़ सकता है। कि जैसे इन्होंने बताया कि उस टाइम जो हमारी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस समझते हो ना, इनर्ट गैसेस होती हैं आर्गन, नियॉन, जिनॉन, नाम सुने होंगे आपने, नहीं सुने तो मैं टेबल में दिखाती हूँ। हमारा ये टेबल में जो लास्ट वाला ग्रुप है, HE, NE, AR, KR, इनको ऐसे क्या बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये वाली गैसेस की मैं बात कर रही हूँ। ये वाली जो गैसेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इनर्ट है, इनर्ट हो गया, रिएक्टिव होती हैं, और ये बहुत ही कम परसेंटेज में हमारी एयर में प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमें आसानी से मिलती नहीं है। तो साइंटिस्ट इनको स्टडी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये रिएक्टिव हो जाती हैं, कभी भी अकेली मिलती नहीं है, तो साइंटिस्ट को इनकी खोज करने में बहुत टाइम लग गया था। तो लेकिन मैंडलीव ने बोला कि कोई भी एलिमेंट अगर बाद में डिस्कवर होता है तो वो उसके टेबल में जुड़ सकता है।
तो बाद में जब ये इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई थी तो मेंडलीव के टेबल के कितने ग्रुप है टोटल? 8 ग्रुप है, लिखा हुआ ना यहाँ पे 1 2 3, ये नंबरिंग की हुई 8 ग्रुप है। तो इसने बोला था कि जो भी न्यू एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो अलग ग्रुप बना के अटैच हो सकते हैं। मतलब अगर जो इनर्ट गैसेस बाद में डिस्कवर हुई जितनी भी हैं वो 5-6, तो वो इसके टेबल में हम उसको अलग से जोड़ सकते थे, और उसको इसने बोला कि उसको हम 0 ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ये भी इसके टेबल की एडवांटेज थी। इसके टेबल की हमें 2 एडवांटेज देखने को मिली। एक तो ये जो पीछे देखा आपने कि इसने वो एलिमेंट पहले डिस्कवर कर दिए जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। इसने उनकी प्रॉपर्टीज़ को पहले ही डिस्कवर कर दिया था। दूसरा क्या बताया मैंने अभी आपको कि जो नोबल गैसेस है जिसको मैं अभी बात कर रही हूँ जिनकी कि इनर्ट गैसेस, उसको इसने बोला कि बाद में अगर वो डिस्कवर कोई चीज़ होती है तो उसको हम अलग ग्रुप में रख सकते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल के साथ। ठीक है, बाकी मैंने सारा बताया आपको कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो उसके टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी, बाद में डिस्कवर हुई, लेकिन फिर भी वो उसके टेबल में जुड़ सकती थी। उस टाइम क्यों नहीं डिस्कवर हुई थी? क्योंकि वो बहुत ही इनर्ट होती हैं, जल्दी रिएक्टिव हो जाती हैं, तो साइंटिस्ट को वो मिलती ही नहीं थी चेक करने के लिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज गैसेज आर डिस्कवर वेरी लेट बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन in our atmosphere. One of our strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing the existing order. सारा समझाया ना मैंने आपको, समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी समझाया मैंने आपको कि नोबल गैसेस है वो बाद में डिस्कवर हुई और इसके टेबल में वो जुड़ सकती थी पहले वाले ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब किए, कि मतलब हम उसको अलग ग्रुप में रख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे बाद में वो आपको क्वेश्चन में मैं बताऊँगी उसको क्या बोलते हैं, 0 ग्रुप। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन, लिमिटेशन भी है अब इसके टेबल की। लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन इसकी आ जाती है कि इसने हाइड्रोजन के बारे में हमें नहीं बताया कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें। कहने को तो इसने हाइड्रोजन को कहाँ रखा हुआ है, पहले नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, कहने को इसने हाइड्रोजन को पहले नंबर पे रखा हुआ है, ध्यान से सुनना। लेकिन जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके साथ भी मैच होती हैं। पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली। पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? 8th में बताया था। अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, ईज़िली आप इनको चाकू के साथ कट कर सकते हो। तो हाइड्रोजन जो हमारा है इसको अल्कली मेटल के साथ रखा गया था क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल के साथ मैच होती हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़, ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं। तो इसको फिर अल्कली मेटल के साथ रखा जाए या हाइड्रोजन के साथ रखा जाए, ये बता रहे हैं यहाँ पे आपको कि उसको उसके साथ रखा जाए या इसके साथ रखा जाए। ये हमारे मेंडलीव ने क्लियर नहीं किया था, जो आज तक भी क्लियर नहीं हुआ है कि जो हाइड्रोजन है उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए। अभी वाले टेबल में भी नहीं हुआ है, ये अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो यहाँ ये जो मैंने बताया ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्होंने यही लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल के साथ भी मैच करती हैं और वो हाइड्रोजन की तरह भी है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, ये सारा शॉर्टकट में बता दिया मैंने आपको कि हाइड्रोजन के साथ भी मैच है। तो मेंडलीव ने नहीं बताया इसके बारे में कि इसको प्रॉपर कौन सी प्लेस दी जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक्टिविटी 7.2 में ये बता रहे हैं कि एक और कमी थी इसके टेबल की, वो ये थी कि इसने आइसोटोप के बारे में नहीं बताया। अब मुझे लगता है आपको आइसोटोप के बारे में भी नहीं पता होगा, वैसे तो 9th में है आइसोटोप का टॉपिक, पर आपको शायद नहीं पता है। मैं बताती हूँ आपको आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स एलिमेंट्स के ही सब पार्ट होते हैं, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, नेचर में हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपको पता है ना, 1 होता है। और नेचर में हमें जो इसके आइसोटोप मिले वो कुछ इस तरह से थे, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, आइसोटोप क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इन सभी का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन और एटॉमिक मास इनके क्या है, डिफरेंट है।
तो हमें कैसे पता चला कि ये इसके ही आइसोटोप है? क्योंकि जब चेक किया गया तो इनका एटॉमिक नंबर 1 था। एटॉमिक नंबर 1 का कैसे पता चलता है? आपको पता है ना कि जिस भी एटम में 1, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। पता है ना आपको ये चीज़? पीछे पढ़ी हुई है आपने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो इन सभी का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, वो हमें पता चला कि उनके पास एक प्रोटॉन था। तो इसलिए ये तीनों क्या हुए? इसके प्रोटॉन्स हुए। अब मेंडलीव ने ये नहीं बताया कि ये जो तीनों हैं ये कहाँ आएंगे, मतलब ये जो किसी भी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनको कहाँ रखा जाए, क्योंकि उनका एटॉमिक मास तो अलग अलग है। मेंडलीव के टेबल के अकॉर्डिंग जो अलग अलग एटॉमिक मास वाले होते हैं उनको तो हम अलग ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। फिर अलग ग्रुप में रखते हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन को 3 जगह रखा जाएगा, हाइड्रोजन को 3 जगह रखा जाएगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है तो उसको 3 जगह रखा जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास तो अलग अलग है। तो यहाँ पे भी इसका टेबल गलत हो जाता है, ठीक है बेटा। अभी वाला जो न्यू वाला टेबल आया हुआ है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसने हमें ये बताया हुआ है कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो उसी ग्रुप में रखे जाते हैं जहाँ पे एलिमेंट रखा जाता है, उसी के साथ उसी के अंडर रखे जाते हैं। एक चीज़ और बता दूं, ये जो आइसोटोप्स होते हैं ये सभी एलिमेंट्स के नहीं फाइंड हुए हैं नेचर में, किसी किसी एलिमेंट्स के फाइंड हुए हैं। जैसे अभी मैंने बात की हाइड्रोजन के फाइंड हुए हैं, फिर क्लोरीन के फाइंड हुए हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं हमारे पास, Cl35 Cl37। ये 35 और 37 क्या है? ये इनका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर तो इसका कितना होता है? 17 होता है ना क्लोरीन का। अब ये 35 और 37 क्या है? इनके एटॉमिक मास। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ठीक है। और हमें इस चीज़ का कैसे पता चलता है कि ये इस एलिमेंट का आइसोटोप है? जब भी कोई न्यू चीज़ नेचर में डिस्कवर होती है तो पहले ये देखा जाता है कि उसके एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन जितने होंगे तो उसको कैलकुलेट करके हम पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का आइसोटोप है, ठीक है बेटा। तो पता चल गया आपको मेंडलीव के टेबल की कितनी लिमिटेशन थी। अचीवमेंट तो थी लेकिन लिमिटेशन बहुत थी, जिस वजह से न्यू टेबल, फिर न्यू खोज हुई, फिर न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ।